कहीं कोई एक लव लेटर आ गया, माँ बाप बच्ची के चरित्र पर विश्वास करने की बजाय उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी पढ़ाई रोक देते हैं। ये लड़की भाग जाएगी, इंटर कास्ट मैरिज कर लेगी, इंटर रिलीजियस मैरिज कर लेगी, और सबसे बड़ा यही ताना है जो हिंदुस्तान की बेटियों को सुनना पड़ता है। बहुत जरूरी होता है कि उन सब बेटियों के माँ बाप उन्हें कहे कि तुम हाथी की तरह चलो, कुत्ते भौंकते रहेंगे। एक जिद रखें, एक जुनून रखें, एक आग रखें जो आपको जलाती रहे, एक ऐसी आग जो आपको कभी ना सोने दे। आपके सपने ऐसे जो रात के ना हो। मेरा 2012 में आईएएस में सिलेक्शन हुआ, रथ पर बिठा के हमारे गांव में स्वागत किया गया। आज से 4 दशक पहले राजस्थान के कठौती गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। एक ऐसे हालात में जब बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता था और उस बेटी ने सपने देखे अपने पाँव पर खड़ा होने के, उस बेटी ने सपने देखे अपने सपनों को पूरा करने के। उस बेटी की कहानी लेकर मैं आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निधि चौधरी, महाराष्ट्र काडर की आईएएस ऑफिसर 2012 बैच से, और आज जोश टॉक्स के आशा इस चैनल पर रूबरू होती हूँ मेरी सभी बहनों से, मेरी सभी सखियों से, और लेकर आई हूँ अपनी कहानी 11 मई 1984 से 11 मई 2024 तक की। मेरा जन्म जिन हालातों में हुआ था, मेरी माँ 19 साल की थी जब मैं पैदा हुई थी। मेरे जन्म होने से पहले मेरे पिता ने अपने दोस्त से एक वादा कर लिया था कि अगर उन दोनों के बेटा या बेटी हुए, बेटा बेटी हुए, तो वो अपनी दोस्ती को एक संबंध में बदल देंगे। आज की जनरेशन के लिए, आज की पीढ़ी के लिए शायद ये बड़ा फिल्मी लगता हो कि किसी के जन्म से पहले पिता का इस तरह से दिया गया वचन क्या भूमिका रख सकता है किसी लड़की की के जीवन में। बट मेरे सामने ये केस, ये वचन, ये प्रॉमिस मेरे पिता का 12वीं में मैं जब पढ़ रही थी तब सामने आकर खड़ा हो गया था। अंकल जी की ट्रांसफ़र भी हमारे ही कस्बे में, लाडनू में, पीडब्ल्यूडी में जेई करके उनकी हो गई थी। मेरे पापा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जेई करके काम कर रहे थे, और अब बात आ गई थी अपने वचन को पूरा करने की। सुरेश मुझसे 1 साल छोटा भी था और जूनियर भी था पढ़ाई में भी, लेकिन पिता का दिया हुआ वचन था। और मैं राजस्थान के काफ़ी डोमिनेंट, सोशली डोमिनेंट कास्ट से आती हूँ, एग्रेरियन कास्ट से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ, और जहाँ अगर वचन दे दिया तो वचन दे दिया। काफ़ी डिलेमा में थे। घर पर डेली कांस्टेंट डिस्कशंस, डिबेट, पढ़ाई करनी है या सगाई करनी है। और कई बार ये सुझाव दिया जाता कि सगाई कर दो, लड़के के परिवार वाले निर्णय लेंगे आगे पढ़ना है या नहीं करना है। पढ़ के करना क्या है, मतलब पढ़ाई तो, डिग्री तो है ही इसलिए कि लड़की को अच्छे रिश्ते मिल पाए। लेकिन मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। आई वॉज अ टॉपर। मैं 10th में मैंने टॉप किया था। टॉप करने के बाद मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में एक मॉपेड दे दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि उस छोटे से कस्बे लाडनू में मैं अकेली लड़की थी, पहली लड़की थी जो मॉपेड राइड करके 11th-12th में जाती थी। इस कस्बे में सड़कें जो है डामर की कोलतार की सड़कें नहीं थी, पट्टियों में सड़कें थी। राजस्थान में जोधपुर का पत्थर जो है उसमें पट्टियाँ होती है, और आधी पट्टी, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 7 पट्टी, 7.5 पट्टी, इस तरह से गलियों के नाम थे। और उन पर से मॉपेड चलाना लड़कों के लिए भी, आदमियों के लिए भी बड़ा मुश्किल था। पर मेरे पिता एक तरफ जो अपने वचन से भी बंधे हुए इंसान है, जो समाज की परिस्थितियों से बंधे हुए इंसान है, अपनी बेटियों को इस तरह के मौके भी दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा जीवन जो है बहुत ही आयरॉनिकल रहा है, बहुत विविधापूर्ण रहा है। और इसमें मैं मॉपेड से जब 11th-12th में जाती हूँ, साइंस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, अकेली लड़की हूँ जो मैथ्स का जिसने सब्जेक्ट लिया है उस स्कूल में, बेवजह बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती हूँ अपनी स्कूल के लिए। ऐसे माहौल में और भी आपके आसपास के, आपके नेबर्स, आपके पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग सब कहेंगे कि लड़के घूमते रहते हैं, लड़की भाग जाएगी, इसको आप खुद ड्रॉप करने जाया करो, खुद लेकर आया करो। और मेरे पिता जो कभी कभी अपने वचनों से बंधे हुए दिखते हैं, दूसरी तरफ
वो भी दिखते हैं जो कहते हैं नहीं तुम अपने निर्णय खुद लिया करो। जब हाथी किसी जगह से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। दिस वाज द डायलॉग जो मेरे पापा मुझे हमेशा सुनाते थे, और मैं ये कहती थी मैं हाथी हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल बारीक सी, कमज़ोर सी, उसी समाज में बड़ी होने वाली लड़की हूँ जो अ, अपने मन के स्तर पर बहुत कमज़ोर सी फ़ील करती है जब चारों तरफ से कोई स्टॉक करता है, जब कोई आपका नाम ले लेके पुकारते हैं, या जब आपके घर पे इस तरह के लेटर्स आते हैं, आपके बैग में कुछ लेटर्स डाल दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ये जब बता भी रही हूँ तो सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि भारत में पता नहीं कितनी जगहों पे कितनी बेटियों की पढ़ाई सिर्फ़ इस डर से रोक दी जाती है कि कहीं कोई एक लव लेटर आ गया। माँ-बाप बच्ची के चरित्र पर विश्वास करने की बजाय उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी पढ़ाई रोक देते हैं, उसका कॉलेज बदल देते हैं, उसकी स्कूल बदल देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन सब बेटियों के माँ-बाप उन्हें कहे कि तुम हाथी की तरह चलो, कुत्ते भौंकते रहेंगे। और मैं हाथी नहीं थी, बट मुझे हाथी बनना पड़ा, और बनते ही जा रही हूँ। ये जो सपने आपने बुने हैं, वो सपने सच में पूरे होंगे क्या? क्योंकि किसी के लिए भी इस धरती पर कोई नहीं है ऐसा जो ये बता सके कि कल क्या होगा? कल क्या लिखा है आपके जीवन में? आपके हाथ में सिर्फ़ इतना है कि आप आज के इस पल में अपनी सारी बाधाओं के बावजूद, अपनी सारी चुनौतियों के बावजूद फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए बैठ जाएँ। एक जिद रखें, एक जुनून रखें, एक आग रखें जो आपको जलाती रहे, एक ऐसी आग जो आपको कभी ना सोने दे। आपके सपने ऐसे जो रात के ना हों, जो दिन में हर नैनो सेकंड में आप जिनको जीने लग जाएँ। मैंने निर्णय लिया ग्रेजुएशन के बाद एमए इंग्लिश लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से करने का। जयपुर डिडवाना की उस लड़की के लिए बहुत बड़ा था। ये निर्णय भी आसान नहीं था। वो सब लोग जो कहते थे ये लड़की भाग जाएगी, इंटर कास्ट मैरिज कर लेगी, इंटर रिलीजियस मैरिज कर लेगी, और सबसे बड़ा यही ताना है जो हिंदुस्तान की बेटियों को सुनना पड़ता है। मेरी कौम के लिए तो बोलते भी हैं कि बेटी का वोट हमारी कास्ट में, और बेटी भी हमारी कास्ट में। तो इस तरह के डायलॉग है, मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यही चीज़ हर कास्ट में है अमूमन भारत में। और ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा था कि मेरा वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के इंग्लिश डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होने के बावजूद जॉइन करने की हिम्मत मैं नहीं दिखा पा रही थी, और मेरे घर वाले नहीं दिखा पा रहे थे। बट अल्टीमेटली आई टुक अ कॉल, डिसीजन लिया, घर से 4 कपड़े बांधे एंड जयपुर आई। एक पेइंग गेस्ट में रहने लगी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अपोजिट पापू नगर में। जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में निधि चौधरी एज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये जब डिक्लेयर होता है, मेरे क्लासमेट्स सच में अचंभित थे कि ये कौन है, कब थी, कहाँ थी, बिकॉज मैं एक साइलेंट क्वाइट बैक बेंचर थी अपने 2003-05 के इंग्लिश लिटरेचर के बैच की, इस एक्सटेंट तक कि मैं मेरे उस बैच में से किसी एक व्यक्ति से परिचित तक नहीं हूँ आज। और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज द पर्सन हु वाज इन द लाइमलाइट इन हर कॉलेज, जो स्कूल में कॉलेज में एकदम लाइमलाइट में रहती थी, अटेंशन बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में लोग म्यूज़ियम के किसी अजूबे की तरह जिसको देखते थे, ये माइक लेके कैसे बात करती है, ये इसके अखबारों में आर्टिकल कैसे आते हैं, कविताएं कैसे आती है, कहानियाँ कैसे छपती हैं, वो लड़की यहाँ एकदम भीड़ में गुम हो चुकी थी। मैं हिंदी डिबेट्स जीत रही थी, बट इंग्लिश डिपार्टमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं था। सो मैं टॉप करती हूँ, मेरा एसएससी में भी सिलेक्शन होता है, मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम से हाईएस्ट रैंक आती है, 5th रैंक मेरी आई थी उस एग्ज़ाम में, और इंटरव्यू में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। सो बहुत बार बहुत सारी अभ्यर्थी महिलाएं, विशेष रूप से, और ग्रामीण भागों से आने वाली महिलाएं, हम महिलाओं को एक बड़ी बीमारी है, हम घर से बाहर निकलती हैं तो कभी भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस साथ में लेकर नहीं चलती। हमें हमेशा ये लगता है कि हमें कुछ तो कम है, हम नहीं है लायक इस समाज से भिड़ने के, या इस समाज की सारी परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए। कॉन्फिडेंस की जो एक्सेसरी है ना, जो हमें हर समय पहन के चलना चाहिए, उस एक्सेसरी को हम पहन के नहीं चलती, हम अपने आप को कमतर मानती ही है। विज़ावी एक पुरुष अगर एक्चुअली 100 पे होना चाहिए, वो अपने आप को 125 मानकर दुनिया से लड़ने जाता है, और हम अगर हैं 100 पे, हम अपने आप को 75 मानकर दुनिया को फेस कर रही होती है। सो ये एक जो प्रॉब्लम है हम सबके साथ, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है।
लेकिन एक चीज़ मालूम चली उस इंटरव्यू से कि लोग जो है इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और उम्र के साथ, अपने अनुभव के साथ ये नहीं देखते कि आपने क्या पहना है, ये नहीं देखते कि आप कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं या फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि एज इंसान आप कितने जेन्युइन है, कितने ऑथेंटिक है, कितने ड्रिवन है, और आप सच में कुछ पाना चाहते हैं कि आप सच में किसी गोल की तरफ मोटिवेटेड है क्या। सो आरबीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने और जैसा इंटरव्यू बोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था, मुझे आरबीआई चेन्नई दिया गया। एंड क्योंकि मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में बहुत ख़राब गया था और मैं टॉपर होने के बावजूद इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी, ये मुझे बहुत ही अखरा था। इतना अखरा था कि चेन्नई के 2 सालों में मैंने अपनी इंग्लिश पे, स्पोकन इंग्लिश पे हर दिन, हर रात काम किया। इस हद तक कि जब 2009 में मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूपीएससी की परीक्षा लिखने का निर्णय किया, तब मैंने मीडियम इंग्लिश चुना। अब यही लड़की जिसने सारी ज़िंदगी हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, जो आरबीआई के एग्ज़ाम में इंग्लिश मीडियम लिखने को तैयार नहीं थी, अब पहली बार वो इंग्लिश मीडियम के साथ अपीयर होती है, अपनी प्रेगनेंसी में अपीयर होती है। मेरा बच्चा 1 महीने का था जब मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था। वो 6 महीने का था जब मेंस लिख रही थी। उसकी बर्थडे के आसपास मेरा इंटरव्यू था, और मेरे बर्थडे के दिन, आज से एग्जैक्टली 2011 में आज ही के दिन मेरा रिजल्ट आया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। अगले साल फिर मैंने एग्ज़ाम लिखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हुआ। अगले साल मैंने फिर एग्ज़ाम लिखा, छोटे से बच्चे को पीछे छोड़ के। शिमला में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। डीजी सर बहुत अच्छे थे। मैंने उन्हें बताया था कि फ्राइडे की क्लासेस के बाद मैं हर वीकेंड अपने बच्चे को मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, और उसकी मैं परमिशन लेकर जाती थी। शिमला से दिल्ली आती थी, आधी रात तक पहुँचती थी, फिर एक बस पकड़ती थी धौला कुआं से, फिर डिडवाना जाती थी। और ये सारी जर्नी भारत में, जो कि स्त्रियों के लिए आज भी सुरक्षित देश नहीं है, भारत में जहाँ स्त्रियों के लिए आज भी सुरक्षित शौचालय होंगे तब भी रात में तो नहीं होंगे, और मैं जब कर रही थी तब तो नहीं थे। ये 2011 की बात है। मैं डिडवाना तक जाती थी अपने बेटे को मिलने के लिए, हर वीकेंड उससे मिलती थी, फिर वापस जाती थी, और इसके साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और मेरा फाइनली 2012 को 3 मई 2012 को जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। मुझे महाराष्ट्र कैडर मिलता है, जो मेरी सेकंड चॉइस थी। मेरा जब यूपीएससी में फाइनली सिलेक्शन होता है, फाइनली आईएएस में सिलेक्शन होता है, तो सभी लोग जो अ, जब से मैं पढ़ रही थी तब से मेरे माँ बाप पे कभी ना कभी ताने मारा करते थे कि ये इन बेटियों को पढ़ा के कलेक्टर एसपी बनाएंगे। निश्चित तौर पर उनका रिएक्शन काफ़ी डिफरेंट था। वो सब लोग जो कहते थे इनकी बेटियों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, भाग जाएगी, उन सब के रिएक्शन बहुत डिफरेंट थे। मेरी बहन आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी 2009 बैच में, एंड मेरा 2012 में आईएएस में सिलेक्शन हुआ। रथ पर बिठा के हमारे गांव में स्वागत किया गया मेरा, मेरे हस्बैंड का। मैंने इंटरकास्ट शादी भी की, बिहार के कायस्थ लड़के से शादी की। कुछ भी आसान नहीं था उससे पहले, लेकिन जब आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हो तब वही सारे रिश्तेदार ये कहने के लिए आते हैं, हमें तो पता था निधि विधि कुछ ज़रूर करेगी। एंड वो सब ने बहुत शान और शौकत से गांव में स्वागत हुआ, कॉलेज में स्वागत हुआ। वो सब लोग जो कभी विश्वास नहीं किया करते थे हमारी क्षमताओं पर, हमारे सपनों पर, आज उन्हीं सपनों की, ये जो सपनों का जो ताजमहल सबको दिखाई दे रहा था, उसको देखने के लिए आए थे। और बहुत यकीन नहीं होता था कि वही लोग हैं, लेकिन जब आप सफलता के मुकाम पर पहुंचते हो, जब भी, मतलब ये सबके लिए है कि उगते हुए सूरज को सारी दुनिया प्रणाम करती है। तो सब रिश्तेदार आ गए थे, सब नातेदार आ गए थे, सब मित्र मंडली, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत अच्छा लगता है ये सिलेक्शन होने के बाद। जब मेरी पहली सैलरी, मतलब सैलरी सेंस में जो पहली सैलरी थी, वो सेक्शन ऑफिसर डीजीएसीआर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। दिल्ली में आईटीओ के सामने इसका ऑफिस है। मैंने जब वो मेरे अकाउंट में पैसे आए, सबसे पहले निर्णय लिया कुछ अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी, अपने पापा के लिए शर्ट खरीदा। और ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैं आत्मनिर्भर नहीं थी। मैं पहले भी जब मैं लिखा करती थी तो कुछ ना कुछ प्राइज़ मनी आती रहती थी, डिबेट्स में प्राइज़ मनी आती रहती थी, और उनसे भी मैं हमेशा जो मुझसे बन पड़ता था उतना करती थी। लेकिन जब
आपके लिए एक नियमित सोर्स ऑफ इनकम आपके अकाउंट में आने लगता है, तब जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग फीलिंग होती है। आपको पता होता है कि अब आपको जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। आपको पता होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे निर्णय, आपको क्या पहनना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या करना है अपने घर के लिए, ये सारे निर्णय आप खुद ले पाते हो। जैसा मैंने अपनी कहानी में बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय खुद लिए थे। 12th में मैथ्स की स्टूडेंट थी, फिर आर्ट्स की स्टूडेंट हो जाती हूँ, फिर मुझे जयपुर जाना है, ये निर्णय मैं खुद लेती हूँ कि मैं एमए इंग्लिश करना चाहती हूँ। वहाँ जाने के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम लिखना है और आरबीआई के इंटरव्यू के लिए दिल्ली तक जाने की भी जो जर्नी है, ये कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन हर बार डिफ़िकल्टीज़ में होते हुए भी ये निर्णय लेना कि यस, मैं जॉइन करूँगी। चेन्नई में मेरी पोस्टिंग हुई। आप ज़्यादातर हिंदुस्तान की बेटियों के साथ ऐसा होता है कि अगर जॉब लग भी जाए और पोस्टिंग किसी फार ऑफ प्लेस में हो जाती है, दूर की जगह पे हो जाती है, दूर दराज के एरिया में हो जाती है, तो माँ बाप या रिश्तेदार मना कर देते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बताती हूँ, मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत 2 साल अगर कहीं निकले हैं तो वो मेरे आरबीआई चेन्नई में निकले हैं। और चेन्नई, जहाँ की भाषा मुझसे अलग थी, जहाँ का खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, बट जब आप जाते हो, दुनिया भर में लोग अच्छे हैं। आप अगर अच्छे हैं और आप अपने सही रास्ते पे चलते जा रहे हैं तो कहीं पर भी इस तरह की बाधाओं को आप पार कर सकते हो। चेन्नई में मैं पोस्टिंग होती है, अगेन मेरे माँ बाप और सबके लिए आसान निर्णय नहीं था कि इसको चेन्नई भेज रहे हैं, इतनी दूर। अब तक तो जयपुर ही थी, कम से कम राजस्थान था, लेकिन अब सीधा तमिलनाडु में, भारत के दक्षिणी छोर पर मैं काम करने के लिए गई। ये सारे निर्णय लेने ज़रूरी है। मैं इस देश की बेटियों से, इस देश की औरतों से, इस देश की माँओं से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई भी सपना इसलिए ना रोक लें कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए ना सपना पूरा होने से अपने आप को रोक लें कि समाज में प्रतिबंध हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत दूर रहना सेफ है, अनसेफ है। सेफ देश, समाज तब बनेगा जब भारत की औरतें, बेटियां हर उस एरिया को कन्क्वेयर करेगी जहां आज वो नहीं है, हर उस मुद्दे को कन्क्वेयर करेंगी जिसमें आज वो काम नहीं कर रही है। आज बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो नाइट ड्यूटी पे बहुत सारी जॉब्स है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को वो जॉब्स मिले तब भी लेती नहीं है, बिकॉज रात में काम करना अनसेफ है, बिकॉज दूर दराज के एरिया में काम करना अनसेफ है। इन सब मुद्दों को पार करना आसान भले ही ना हो, लेकिन पार हमें करना पड़ेगा, हमारे अपने लिए नहीं। बिकॉज हम जब ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, जब मैंने भी निर्णय लिया और मैं आज जब आईएएस बनी, आईपीएस बनी, आज हमारे एरिया में पूरी क्रांति आ चुकी है। मेरे सारे कजिन्स जिनकी मेरे से पहले चाइल्ड मैरिज हुई थी, मुझे जिसके लिए 12वीं के बाद से लगातार बाल विवाह की का संकट जिसके सिर पर खड़ा था, हर बार उस संकट को मैंने कैसे टाला है, किस तरह ब्रेकडाउन के लेवल तक जाके मैं रोती थी, लड़ती थी अपने माता पिता से, मेरे माता पिता कई बार अपने रिश्तेदारों से। ये सब लड़ाइयाँ मुश्किल होगी। हर उस लड़की की जर्नी जो अपने सपने पूरा करना चाहती है, हर उस औरत की यात्रा जो एक मुकाम पाना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर बनाना चाहती है, वो मुश्किल भरी ही होगी और वो आसान होनी भी नहीं चाहिए। अगर जर्नी आसान होगी तो पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय को देखने का और सूर्यास्त को देखने का मज़ा भी नहीं आता है। ज़िंदगी में ये सारी चुनौतियाँ आती रहेंगी। चुनौतियाँ आती है तभी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, बहुत ही ज़्यादा अनुभवपूर्ण होती है। मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है ईसीजी के जो डायग्राम में आती है, इसमें जिस तरह ऊपर नीचे ज़िंदगी की रेखा, धड़कन की रेखा चलती रहती है, उसी तरह की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। और अगर औरतें ये मान के चलें कि स्थिरता के बियॉन्ड ज़िंदगी है और स्थिरता के बियॉन्ड मतलब आप अ, बेटी के बियॉन्ड आप हैं, आप माँ बनने के बाद भी करियर के बारे में सोच सकती हैं। जैसे मैंने सोचा, मैं प्रेग्नेंट थी जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की। आप पत्नी और माँ होने के साथ साथ अपनी शौक पूरा कर सकती हैं, जैसे मैं लिखने का, पेंटिंग का करती हूँ। सब औरतों के लिए मेरा इतना ही मैसेज है कि हम सब की एक नैतिक जवाबदारी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 51C में एक मैंडेट दिया हुआ है हर भारतीय को कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपना एक्सीलेंट वर्जन बनने की। और इसलिए जब आप संघर्ष करती हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, भारत की हर बेटी के लिए संघर्ष करती है, भारत की हर औरत के लिए संघर्ष करती है। प्लीज़ लड़ते रहिए, लड़ते लड़ते अंत में महाभारत अवश्य आप जीतेंगे।